हेलो एवरीवन। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने ओम्स लॉ के बारे में देखा। ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है, और ओम्स लॉ में ही हम देखे थे कि वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, इन सब बातों का हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करेंगे। जैसे कि ओम्स लॉ को हम प्रूफ करेंगे फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ओम्स लॉ के फार्मूले को कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है, उसको देखेंगे। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करेंगे, जैसे कि ओम्स लॉ के स्टेटमेंट्स में आपने पढ़ रखा था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। तो फिजिकल क्वांटिटी में आपने एक फैक्टर देखा था, टेम्परेचर्स। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि टेम्परेचर जो है वो कंडक्टर के रेजिस्टेंस को कैसे चेंज कर रहा है। तो इन सारे बातों पे आज का हमारा डिस्कशन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम्स लॉ को फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, ठीक ना। तो अकॉर्डिंग टू फील्ड थ्योरी, तो देखिए अकॉर्डिंग टू फील्ड थ्योरी करंट डेंसिटी J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, ठीक है ना, E के। J यहाँ पे क्या है आपका करंट डेंसिटी है, जिसकी वैल्यू जो होती है J इक्वल टू जो होता है आपका I/A होता है, ठीक है। E यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जिसकी वैल्यू जो होती है E इक्वल टू होता है आपका यहाँ पे V/L होता है, ठीक है। अब जब इसको हम इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो J इक्वल टू यहाँ पे आता है आपका सिग्मा इंटू E। सिग्मा यहाँ पे जो है आपकी कंडक्टिविटी है, ठीक है, जिसकी वैल्यू जो होती है रेजिस्टिविटी का क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। कंडक्टिविटी जो होती है वो रेजिस्टिविटी की क्या होती है, अपोजिट होती है, ठीक है। तो सारी वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं। तो J की जगह हम क्या कर देते हैं I/A, सिग्मा की जगह हम क्या कर सकते हैं 1/ρ, और E की जगह हम क्या कर सकते हैं V/L। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो V इक्वल टू आपको मिल जाएगा ρL/A, ठीक है, इंटू I, ये ब्रैकेट में। तो V इक्वल टू आपको मिल गया ρL/A इंटू I। आपने पढ़ रखा था कि R जो होता है रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, फार्मूला पढ़ रखा है रेजिस्टेंस R इक्वल टू ρL/A, ये भी आपने पढ़ रखा हुआ है। तो यहां से आप देखोगे तो ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है ρL/A, ये क्या डिनोट कर रहा है, रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। तो यहां से हमारा फार्मूला आ गया V इक्वल टू I इंटू R, और यही फार्मूला हमने कहाँ पढ़ा था, ओम्स लॉ में, लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो हम अकॉर्डिंग टू फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग भी हम ओम्स लॉ के फार्मूले को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फील्ड थ्योरी क्या होता है, J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, और वहां पे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज था, ठीक है। लेकिन फील्ड थ्योरी के हिसाब से हम चलेंगे तो करंट डेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, ठीक है। करंट डेंसिटी का फार्मूला J इक्वल टू I/A, फिर उसके बाद इस सारी वैल्यू को हमने इसमें पुट कर दिया, और हमारा लास्ट में आंसर आ गया V इक्वल टू I इंटू R, जो कि हमने ओम्स लॉ में भी प्रूफ किया था, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हुआ। अब दूसरा पॉइंट जो है हमारा कि टेम्परेचर जो है वह रेजिस्टेंस को कैसे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। मीन्स टेम्परेचर चेंज करने पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो देखिए हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं टेम्परेचर इफेक्ट
रेजिस्टेंस, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस, मीन्स कि टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो रेजिस्टेंस पे कैसे पड़ता है। ठीक है, तो देखिए पॉइंट्स, हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ रखा है कि R इक्वल टू रो एल अपॉन क्या होता है, ए होता है। ठीक है, यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच के अगर रिलेशंस को देखें हैं तो R जो है आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, रेजिस्टिविटी पर। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस लेक्चर के लिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट। और रेजिस्टिविटी का एक फार्मूला होता है, रेजिस्टिविटी इक्वल टू जो होता है वो M अपॉन एन ई स्क्वायर, रेजिस्टिविटी इक्वल टू रो इक्वल टू M अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ होता है। ठीक है, यहाँ पे M जो है, M जो है यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या है, द्रव्यमान, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है और इसकी वैल्यू जो होती है 9.109 इंटू 10⁻³ kg। ये m की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ठीक है, n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पर आपका है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक, उसके बाद E, स्मॉल e जो है यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है, इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और यहाँ पे जो टाउ है, टाउ यहाँ पे होता है आपका रिलैक्सेशन, एवरेज रिलैक्सेशन, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो देखिए R इक्वल टू क्या होता है हमारा, रो L अपॉन ए होता है, और R जो है वह रो के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और रेजिस्टिविटी रो जो होती है उसका जो फॉर्मूला होता है M अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। M यहाँ पे क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 9.109 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, N क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उनकी संख्या है। E क्या है यहाँ पे, E जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.602 इंटू 10⁻कितना, -19 कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। और जो यहाँ पे जो टाउ है, टाउ जो है यहाँ पे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे कि टाउ क्या है। ठीक है, क्योंकि M की वैल्यू तो फिक्स है। ठीक है, ये तो आप जानते ही हो। इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ये भी फिक्स है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, ये हमने पहले लेक्चर में ही आपको बता रखा है। ठीक है, तो हमारा एक न्यू टॉपिक है यहाँ पे, क्या है न्यू पॉइंट से, वो हमारा टाउ। टाउ क्या है, हमारा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। तो देखते हैं कि ये क्या होता है, टाउ क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए, टाउ के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी कंडक्टर में क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, किसी भी कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है पूरे कंडक्टर में क्या करते हैं, मूव करते हैं। मीन्स वो क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते रहते हैं। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है E, जब मूव करता है तो ये क्या करता है, एटम से टकराता रहता है। एटम से क्या करता रहता है,
टकराता रहता है। ठीक है, इससे टक्कर करेगा, फिर यहाँ पे टक्कर करते हुए इस तरह चलता रहता है। इधर भी कोई अगर एटम होगा तो यहाँ पे भी टक्कर करेगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वह एटम 1 2 3 4 या 5, मान लेते 5 एटम्स है, तो पहले एटम से भी टक्कर करेगा, फिर पहले से फिर कहाँ पे जाएगा, दूसरे वाले पे जाएगा, फिर दूसरे से टक्कर करने के बाद फिर कहाँ चलेगा, तीसरे पे, इसी तरह तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जो टक्कर है वो एटम्स में होती रहती है। ठीक है, इसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, हमारे वाइब्रेट कर रहे हैं, और इसी वाइब्रेशन के कारण जो है इलेक्ट्रॉन जो है हमारे एटम से क्या करते हैं, वो टकराते रहते हैं। ठीक है, तो एक एटम से दूसरे एटम के बीच टकराने का जो समय है उसी को हम क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो यह वैल्यू जो होती है वो टाउ होती है, इसको हम बोलते हैं टाउ 1। ठीक है, इसी तरह दूसरे से तीसरे के बीच में जो टकराने का जो समय है उसको भी हम क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे, और इसको हम नाम देते हैं टाउ 2। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे टाउ 3, और यहाँ पे इसी तरह क्या हो गया आपका टाउ 4। देखिए, ये जो एक एटम से दूसरे एटम के बीच टकराने का जो समय है ये हर बार क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है ना, समान नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे टाउ 1, यहाँ पे टाउ 2, यहाँ पे टाउ 3, और यहाँ पे क्या है, टाउ 4। तो टोटल टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन सारे टाइम का क्या कर लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। और जब एवरेज लेते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं। इसका मतलब यही हमारा क्या हो गया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है। इसी को हम टाउ बोलते हैं, और इसकी वैल्यू होती है वो टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस टाउ 4 अपॉन 4। मीन्स सारे टाइम का क्या होगा, जितने भी टक्कर का जो समय है उसका हमने क्या कर लिया, एवरेज ले लिया, तो हमको मिल गया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अब यही जो फैक्टर है इसी से हम देखेंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है इस पे। ठीक है, तो देखिए, तो मैं यहां पे लिख देता हूं R इक्वल टू रो L अपॉन ए। इस फॉर्मूले से अगर आप देखोगे तो R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रो के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। रो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है आपका, एन ई स्क्वायर इंटू कितना जी, टाउ। ठीक है, यहां से आप देखोगे तो दो बातें देख सकते हो। तो देखो, इस फॉर्मूले में क्या होगा कि दो वैल्यू चेंज हो सकती है, एन तो फिक्स है और ई आपका क्या है, फिक्स है। तो यहाँ पे चेंज क्या होगा, एन और टाउ। ठीक है, तो रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन। ठीक, उसी तरह रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टाउ। ठीक है, इस पे लगाते हैं स्टार, इस पे लगाते हैं स्टार। तो देखिए, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, जब आप किसी भी कंडक्टर का, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, हैशटैग कंडक्टर की बात हो रही है। ठीक है, कंडक्टर बोल लो, चाहे तो इसको क्या बोल लो आप, मेटल बोल लो। ठीक है, इसकी बात हो रही है। जब आप किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो देखो दो केस होते हैं। ठीक है, तो केस 1 ये हो गया आपका, और ये आपका केस 2। केस 1 और केस 2। जब आप टेम्परेचर किसी कंडक्टर का इंक्रीज करते हो तो दो केस हो सकते हैं, केस 1 और केस 2। तो केस 1 की बात करते हैं। तो केस 1 में आप देखोगे कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। मैंने बताया ना कि पूरे कंडक्टर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। मींस पूरे कंडक्टर में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हैं। जब आप कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन की जो मूवमेंट है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब अब इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ही फास्ट मूव करने लगता है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो गया, केस 1 में वाइब्रेशन हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज हो गया। अब सोचो कि एक इलेक्ट्रॉन को एटम 1 से एटम 2, जब हमने जब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया था
तो एक एटम से दूसरे एटम में टक्कर करने के लिए जो समय लग रहा था τ1 था, और जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर लिया तो अब टक्कर करने में समय जो है आपका τ2 मान लेते हैं, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद। तो अब बताओ कि τ1 ज्यादा होगा कि τ2 ज्यादा होगा, ठीक है। जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया तो इलेक्ट्रॉन की जो वाइब्रेशन थी वो थोड़ी स्लो थी, लेकिन जब हमने कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अब वो बहुत ही तेज मूव कर रहा है, तो जिसके कारण अब इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बहुत ही कम समय में एटम्स 2 के पास पहुंच जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो τ2 है वो लेस देन होगा τ1 से, क्यों, क्योंकि अब उनकी मूवमेंट क्या होगी, बढ़ गई, मतलब वाइब्रेशन उसका क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो जब वाइब्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी जल्दी क्या करेगा कि एक एटम से दूसरे एटम से दूसरे से तीसरे एटम में क्या करेगा, टक्कर करना स्टार्ट कर देगा। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पोलराइजेशन आपका क्या हो गया, बढ़ गया, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इंक्रीज कर, मतलब इलेक्ट्रॉन अब जल्दी जल्दी टक्कर कर रहा है, ठीक है। वाइब्रेशन बढ़ा, वाइब्रेशन बढ़ने से अब वो बहुत ही फास्ट में टक्कर कर रहे हैं, जिसके कारण पोलराइजेशन बढ़ने के कारण हम कह सकते हैं यहाँ पे कि टाउ क्या हो गया, हमारा डिक्रीज कर गया, क्योंकि अब मूवमेंट बढ़ गई है, तो टाउ हमारा क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। अब देखिए कि रो और टाउ के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली है। तो जब टाउ डिक्रीज कर गया तो इसका मतलब रो क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। और जब रो बढ़ गया तो आर और रो के बीच में कैसा रिलेशन है, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रो बढ़ने से क्या बढ़ गया, आपका रेजिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है। रो बढ़ने से अब क्या बढ़ गया, हमारा रेजिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है। तो देख रहे हो आप कि जब किसी कंडक्टर का हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो केस 1 में वाइब्रेशन बढ़ गया, मतलब अब इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत ही फास्ट वाइब्रेट करने लगे, उनकी मूवमेंट बढ़ गई, जिसके कारण अब जो है टक्कर क्या है, बहुत ही फास्ट होने लगी, मतलब पोलराइजेशन क्या हो गया, बढ़ गया, जिसके कारण अब जो टक्कर का जो समय था वो क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। अब जब टाउ कम हो गया तो हम यहाँ इस फॉर्मूले से देख रहे हैं कि रो जो है वह टाउ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टाउ घटेगा तो इसका मतलब रो क्या होगा, बढ़ेगा। अब जब रो बढ़ गया तो इस फॉर्मूले से देख रहे हैं कि रो बढ़ने से भी क्या बढ़ जाएगा, हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वह रेजिस्टिविटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो समानुपाती है ना। तो रो बढ़ा तो आर भी हमारा क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। ये केस 1 की बात हो गई। इसी तरह आप केस 2 की बात करो, जब आप किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि आयोनाइजेशन बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी कंडक्टर को गर्म करते हो तो आइटम्स का जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब किसी भी परमाणु का जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी कक्षा को त्याग कर देता है, ठीक है, जिसके कारण परमाणु पे क्या होता है, प्लस आवेश आ जाता है और इलेक्ट्रॉन पे आपका माइनस आवेश तो रहता ही है। ये आपने केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज किए तो कंडक्टर के अंदर क्या हुआ कि आयोनाइजेशन होने लगा, मतलब अब क्या हुआ कि आइटम्स का जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन था वो क्या हो गया, बाहर निकल गया, अपनी कक्षा को छोड़ दिया, जिसके कारण आइटम पे प्लस आवेश आ गया और इलेक्ट्रॉन जो गया वो कंडक्टर में क्या हो गया, वाइब्रेट करने लगा, बाहर निकल गया ना। तो आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इंक्रीज कर जाता है जब भी टेम्परेचर बढ़ता है। तो क्या हो जाता है, आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई की पावर माइनस का मतलब यहाँ पे क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन से है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, हमारा इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। केस 2 में जब आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को छोड़ के बाहर निकल रहे हैं, तो इसका मतलब पूरे कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बढ़ गई होगी, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि n की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे इंक्रीज कर गई। और जब स्मॉल n की वैल्यू इंक्रीज कर गई तो देखो क्या हुआ होगा, स्मॉल n इंक्रीज किया तो इस फॉर्मूले से देखिए रो क्या हो गया होगा, हमारा कम हो गया होगा, तो यहाँ पे रो क्या हो गया, हमारा कम हो गया। अब रो जो कम हो गया तो इसके बाद क्या हुआ होगा, हमारा
इसके बाद आप देखोगे तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आर जो है वो रो के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखा कि केस 1 में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और केस 2 में रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अब सवाल उठता है कि कौन सा केस ज्यादा इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि हमें कोई एक चूज करना होगा ना, दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते। तो अब इसमें देख, हालांकि दोनों घटनाएं एक साथ हो रही हैं, लेकिन कौन मोर इफेक्टिव है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, इसका डिस्कशन करने के लिए हम आपको एक पॉइंट्स बताते हैं। तो इसको मैं रख कर देता हूं। अभी केस 1 और केस 2 में कौन मोर इफेक्टिव है इसकी बात करते हैं। तो देखो, एट द रूम टेम्परेचर, ये देखा गया कि एट रूम टेम्परेचर, रूम at the room temperature, number of free electron in the conductor is 10 की पावर 29, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। ठीक है, यह देख रहे हैं कि किसी भी कंडक्टर में, कंडक्टर मतलब किसी भी कंडक्टर या किसी मेटल में अगर उसको रूम टेम्परेचर पे, उसके रूम टेम्परेचर पे ही जो होते हैं उसके अंदर, कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, 10 की पावर 29 फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पर मीटर क्यूब में होते हैं। ठीक है, और ये जो नंबर है 10 की पावर 29, ये क्या है, बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, मान लो ये हमारा कोई कंडक्टर है, तो इस रूम टेम्परेचर पर इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो पर मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 की पावर 29, मतलब 1 मीटर क्यूब आयतन में। ठीक है, मान लो इतने बड़े हिस्से में, अगर मान लो यहाँ पे 1 मीटर है तो इतने बड़े हिस्से में क्या है कि 10 की पावर 29 फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। ठीक है, अब मान लो कि आपने इस कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर लिया तो हम मान के चल रहे हैं कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बढ़ गई होगी। तो कितनी बढ़ गई होगी, हम मान लेते हैं कि 1 लाख बढ़ गई। ठीक है, तो अब 1 लाख भी अगर बढ़ी होगी इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो क्या इस नंबर के कंपेरिजन में वो कम नहीं है, 10 की पावर 29, और इसमें मान लेते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाया हमने और इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जो बढ़े होंगे वो कितना बढ़ गए होंगे, मान लेते हैं कि 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख या 10 लाख मान लो। ठीक है, तो बढ़े होंगे, तो 10 लाख भी जो नंबर है वो 10 की पावर 29 के कंपेरिजन में क्या है, बहुत ही छोटा नंबर है। ठीक है, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होंगे वो क्या है, एक तरफ से नेग्लिजिबल है, मतलब उसको हम नगण्य मान सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ही पहले से ही रूम टेम्परेचर पर इस कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है पर मीटर क्यूब में, 10 की पावर 29। तो सोचो पूरे कंडक्टर में तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इसलिए केस 2 जो है, यहाँ पे केस 2 में जो फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था जिसके कारण रेजिस्टेंस हमारा क्या हो रहा था, घट रहा था, उस केस को हम क्या कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, मतलब उस केस को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था इसके कंपेरिजन में क्या है, बहुत ही कम है। हम मान के चल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ा नहीं। ठीक है, कुछ इसी तरह इसको समझो कि मान लो समुद्र में आपने 1-2 टंकी पानी डाल दिया, या आप मान लो कि एक तालाब पानी डाल दिया, तो क्या समुद्र का पानी बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा ना। तो वही बात है कि ये संख्या इतनी ज्यादा है कि इसके अंदर ये 10 लाख इलेक्ट्रॉन बढ़ भी रहे हैं या 1 लाख भी बढ़ रहा है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम केस 2 को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारा बचा कौन सा केस, केस 1। तो केस 1 में क्या हो रहा था कि टेम्परेचर बढ़ रहा, तो वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, जिसके कारण कोलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके टकराने की जो दर थी, स्पीड थी, वो क्या हो गई, बढ़ गई, जिसके कारण टाउ हमारा क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, मतलब उसकी वैल्यू भी कम हो गई। ठीक है, टाउ कम होने से क्या हुआ कि रेजिस्टिविटी बढ़ गई, और रेजिस्टिविटी बढ़ गई तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम केस 1 को लेकर चलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर का या किसी भी मेटल का टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें पॉइंट्स क्या निकला हमारा, नोट्स में क्या निकला, नोट्स में ये निकला
कि कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर का क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ये किसके लिए है, किसी भी कंडक्टर के लिए। किसके लिए है यह, कंडक्टर के लिए, ठीक है। किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो देखिए इस पूरे लेक्चर में हमने आपसे डिस्कशन किया कि ओम्स लॉ को, पहला डिस्कशन हमारा यह था कि हम ओम्स लॉ को फील्ड थ्योरी के हिसाब से के अकॉर्डिंग भी हम प्रूफ कर सकते हैं। मतलब फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग भी हम V = I/R को प्रूफ कर सकते हैं। और फील्ड थ्योरी के ही अकॉर्डिंग R की वैल्यू जो थी ρL/A आती है, ठीक है। और दूसरी बात कि हमने देखा, दूसरा पॉइंट ये देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से कैसे किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उसका डिस्कशन किया। अब अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक 3 जो है, पॉइंट जो 3 है हमारा, वह है कि जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। उसको मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो अब हमारा पॉइंट्स यहाँ पे हम डाल सकते हैं 3। तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं हैशटैग पॉइंट्स 3 या नोट 3 डाल दो, यहाँ पे नोट 3 डाल दो, नोट्स में लिख लो इसको, ठीक है। इससे पहले वाले नोट्स 1 और नोट्स 2 थे। तो देखिए एक फार्मूला होता है हमारा RT = R0 ब्रैकेट में 1 ± α0 × ΔT। RT क्या है आपके, RT जो है रेजिस्टेंस है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस है यह एट T टेम्परेचर, ठीक है। T टेम्परेचर का रेजिस्टेंस है। R0 जो है आपका इनिशियल रेजिस्टेंस है एट इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है, एट इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पे 0 डिग्री भी से हो सकता है, 0 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। α0 जो है हमारा, यहाँ पे α0 जो है हमारा, ये क्या है हमारा, α0 जो है हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हमको, इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं, सॉरी। टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है ऑफ इसका रेजिस्टेंस का, एट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और डेल्टा टी क्या है हमारा, डेल्टा टी जो है हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है। मतलब दो टेम्परेचर का क्या है, डिफरेंस है, अंतर है, ठीक है। ये तो ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। आपको मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे किस तरह आ सकता है कि मान लो कि 5 डिग्री सेल्सियस पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है, 5 डिग्री सेल्सियस पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस मान लो 10 ओम है। तो आपसे पूछ सकता है कि 10 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। और आपको α0 की वैल्यू दी रहेगी, तो आप यहाँ से α0 दिया होगा आपको, यहाँ से आप डेल्टा टी निकाल सकते हो, कितना, 10 - 5, ठीक है। तो कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद इस फार्मूले को आप यूज कर सकते हो, ठीक। तो देखिए इसमें प्लस और माइनस है, तो प्लस का साइन कब यूज करना है, अगर टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस मटेरियल का बढ़ रहा है। अगर किसी मटेरियल का टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो तो उसके साथ साथ अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, प्लस का साइन। अगर किसी मटेरियल का टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो और उसके साथ रेजिस्टेंस कम हो रहा है
तो आप क्या यूज कर सकते हो, यहाँ पे माइनस का साइन यूज कर सकते हो। ठीक है, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो प्लस का साइन, और टेम्परेचर के साथ अगर रेजिस्टेंस घटेगा तो किसका यूज होगा, माइनस का साइन। ठीक है, क्लियर। तो ये सारा हमारा डिस्कशन हुआ आज का।